MSPG कॉलेज अजबपुरा की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में पिछले वीडियो में मैंने आपको आर्थिक राष्ट्रवाद के तहत स्वदेशी आंदोलन के ऊपर आपको विस्तृत जानकारी दी। उसी की कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमारा आज का टॉपिक है होम रूल अथवा गृह शासन आंदोलन। होम रूल अथवा गृह शासन आंदोलन आपके आधुनिक भारत का इतिहास जो BA थर्ड ईयर के आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्वदेशी आंदोलन के पश्चात श्रीमती एनी बेसेंट जो आयरिश लेडी थी, आयरलैंड की निवासी थी, तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में भारत में होम रूल गृह शासन आंदोलन शुरू किया गया ताकि भारतीय लोगों को इंग्लैंड के अन्य उपनिवेशों की तरह भारत में स्वशासन अथवा स्वराज्य की स्थापना हो सके। स्वशासन अथवा स्वराज्य की स्थापना हो सके। स्वदेशी आंदोलन जैसे ही भारत में धीमा पड़ा और 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, इस समय जब बंगाल का विभाजन किया गया था उसके को केंद्र में रखकर स्वदेशी आंदोलन विशेषकर बंगाल में शुरू हुआ था और बंगाल एक तरह से उग्रवादियों क्रांतिकारियों का गढ़ बन चुका था। 1914 के 14 तक बंगाल विभाजन के समय ही स्वदेशी आंदोलन का दमन अंग्रेजों के द्वारा कर दिया गया था और 1907 में जब कांग्रेस का विभाजन हो गया सूरत अधिवेशन में, तब कांग्रेस के ऊपर उदारवादियों का वर्चस्व दोबारा स्थापित हो गया। इस प्रकार से क्योंकि उदारवादियों की अपनी नीति थी सरकार से अपनी मांगें मनवाने के लिए संवैधानिक उपायों के माध्यम से, जबकि उग्रवादियों का एक अपना अलग इस उद्देश्य था अपनी बातों को मनवाने के लिए। अतः कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फिर से उदारवादियों का वर्चस्व स्थापित हो गया। तो 1907 से लेकर 1914 के मध्य 6 से 7 वर्षों के मध्य एक तरह से भारतीय राजनीति में एक शांति का वातावरण स्थापित हो चुका था। चूँकि बंगाल विभाजन के लिए जो स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार की नीति का आंदोलन चलाया गया था वे धीरे धीरे से समाप्त हो चुका था और इस तरह से भारतीय राजनीति में एक तरह से शांति का वातावरण छाया हुआ था। अतः इस शांति के वातावरण को फिर से एनर्जी देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए कुछ नेता निकल कर आए। उसमें श्रीमती एनी बेसेंट की प्रमुख भूमिका मान सकते हैं जिनके नेतृत्व में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ। क्योंकि 1909 में जो तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल है लॉर्ड मिंटो और तत्कालीन गृह सचिव लॉर्ड मार्ले के द्वारा 1909 में भारत में सुधार अधिनियम लागू किया गया। 1909 का एक्ट लागू किया गया। इस एक्ट के माध्यम से कुछ बातें जो थी उनके द्वारा उन्होंने भारत में भारतीय जो राष्ट्रवादी लोग थे उनको मनोबल को गिराने के लिए, भारत में कुछ भारतीयों के गुस्से को शांत करने के लिए भी उन्होंने बहुत से छूट देना शुरू कर दिया। जैसे कि प्रांतों में स्वायत्तता देना, निर्वाचन क्षेत्र को बढ़ा देना, इसी तरह से केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या को बढ़ाना, इसी तरह से गैर सरकारी सदस्यों को विधानसभाओं, केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में उनके सदस्यों की संख्या को बढ़ाना आदि काम ये लोग 1909 के बाद भारत शासन अधिनियम के द्वारा ये कर चुके थे। इस प्रकार से 1909 से लेकर 1915 तक के 5 वर्षों का जो काल था इसमें एक तरह से शांति का वातावरण भारतीय राजनीति में बना रहा। लेकिन इस शांति के वातावरण का जैसे ही वातावरण ने ढला, भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में
जो एक तरह से निष्प्राण शांति का वातावरण छाया हुआ था और राजनीतिक क्षेत्र में कोई बड़ा नेता नहीं था, क्योंकि जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उससे पहले उसके बाद बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार करके तो नज़रबंद कर दिया गया था या जेलों में डाल दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक को भी 6 वर्षों के लिए 1908 में 1914 तक कारावास में डाल दिया गया था। इस तरह से उदारवादियों का, मैंने आपको पहले ही बताया कि कांग्रेस के ऊपर वर्चस्व फिर से शुरू हो गया था, जो संवैधानिक उपायों के माध्यम से अपनी बातों को मनवाना चाहते थे। जबकि उग्रवादी जो नेता थे उनको भी बहुत सारे नेताओं को जेलों में डाला गया। उसके पश्चात क्रांतिकारी गतिविधियां भी ज़्यादा बढ़ने लग गई थी भारत में, और वे हर किसी भी हथियार के माध्यम से अंग्रेज़ों से वे मुकाबला करना चाहते थे, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने पड़े, जिसके लिए भारत में कुछ समय के लिए शांति जरूर स्थापित हुई, परंतु धीरे धीरे भारत में फिर से आंदोलन का माहौल बनने लग गया। और इस आंदोलन की शुरुआत हुई वह होम रूल आंदोलन या गृह शासन आंदोलन की शुरुआत हम मान सकते हैं। तो आइए कि इस आंदोलन के कुछ कारण थे, यह आंदोलन क्यों शुरू करना पड़ा, इसके पीछे कुछ कारण थे जिसकी चर्चा हम कर लेते हैं। होम रूल आंदोलन के कारण। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या ज़रूरत हुई श्रीमती अनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक को कि उन्होंने भारत में होम रूल आंदोलन का आगाज़ किया। उसके पीछे कई सारे कारण रहे, जिनमें एक कारण था 1909 के जो सुधार अधिनियम भारत में एक्ट लागू किया गया था, 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट। उसके सुधारों से भारतीय राष्ट्रवादी लोग खुश नहीं थे, विशेषकर उग्र राष्ट्रवाद के जो फॉलोअर्स थे वे उस सुधारों से खुश नहीं थे। तो सबसे पहले हम उसी कारण पर चर्चा करेंगे। 1909 के अपर्याप्त सुधार। तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड मार्ले भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली स्थापित करना चाहते थे, और इसी समय जो भारत के गवर्नर थे लॉर्ड मिंटो, हालांकि लॉर्ड मिंटो एक प्रतिक्रियावादी गवर्नर जनरल थे, वह किसी न किसी रूप से भारतीय आंदोलनों को दबाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने उग्रवादी एवं क्रांतिकारी विचारधारा रखने वाले लोगों को दूर रखने के लिए, भारतीय राजनीति से दूर रखने के लिए उदारवादियों को अपने साथ रखने की कई योजनाएं बनाई, ताकि उदारवादियों के माध्यम से इन उग्रवादी एवं क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोगों को भारतीय राजनीति से दूर किया जाए, ताकि जनता में ब्रिटिश हुकूमत के प्रति कोई रोष उत्पन्न ना हो सके, और उदारवादियों के माध्यम से ही हमें जनता की बातों की बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती रहे। इसलिए 1909 में लॉर्ड मार्ले मिंटो अधिनियम भारत में लागू हुआ। 1909 में इस अधिनियम की कुछ बातें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी बातें ऐसी थी जो भारतीयों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद थी, और कुछ बातें ऐसी थी जिसने भारतीयों में काफ़ी निराशा छाई। जैसे कि केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में एक तरह से जो सदस्य उनकी संख्या में वृद्धि की गई, उनमें भी गैर सरकारी सदस्यों को ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश की गई। इसी तरह से प्रांतीय स्वायत्तता की बात कही गई कि प्रांतों में स्वायत्तता दी जाएगी, जिससे कि वे अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके। इसी तरह से निर्वाचन प्रणाली को सही तरीके से लागू करने की उन्होंने पेशकश की, परंतु इसी निर्वाचन प्रणाली में उन्होंने सांप्रदायिकता का बीज बो दिया और निर्वाचन क्षेत्रों को 4 भागों में बांट दिया। सामान्य, जमींदार, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और चौथा है मुस्लिम। इन 4 भागों में उनको अलग अलग बांट दिया। इससे अब क्या हुआ
कि एक तरह से सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन स्थलों को मुसलमानों ने बांट दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रवादियों में इसके प्रति काफ़ी रोष उत्पन्न हुआ। हालांकि मुस्लिम लीग के नेतृत्व में जो मुस्लिम नेता थे उन्होंने इसका स्वागत किया और कहा कि इसके द्वारा मुस्लिमों का काफ़ी फ़ायदा होगा, लेकिन भारतीय राष्ट्रवादी चूँकि वे चाहते कि दूरदर्शी सोच के आधार पर उन्होंने बताया कि इसके परिणाम काफ़ी घातक सिद्ध होंगे और आने वाले समय में हम देखते हैं कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान के रूप में एक धार्मिक देश के रूप में धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा हुआ, जिसकी नीति का निर्धारण अंग्रेज़ों ने अपनी फूट डालो राज करो की नीति और सांप्रदायिक जो नीतियों के माध्यम से भारत में एक तरह से फूट डालने का उन्होंने काम किया। इन सभी कारणों से भारतीय राष्ट्रवादियों में काफ़ी रोष था। अतः भारतीय रोष जो उत्पन्न हुआ वह होम रूल आंदोलन, स्वशासन, गृह शासन आंदोलन के रूप में भारत में जाहिर हुआ। अगला जो कारण है वह है सरकारी दमन के विरुद्ध प्रतिक्रिया। दूसरा कारण हम ले लेते हैं सरकारी दमन के विरुद्ध प्रतिक्रिया। जैसा कि स्वदेशी आंदोलन और विदेशी माल का बहिष्कार करने की जो योजना भारतीय राष्ट्रवादियों ने बनाई थी, उसके परिणाम स्वरूप उनके आंदोलनों को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने कई ऐसे दमनकारी नीतियाँ अपनाई, दमनकारी कानून बनाए, जिसके माध्यम से उन आंदोलनों को कुचला जा सके। 1911 में इसी आधार पर उन्होंने राजद्रोह सभा का अधिनियम बनाया, सेडिशन मीटिंग्स एक्ट। 1911 में एक नया एक्ट लेके आए ब्रिटिश हुकूमत, सेडिशन मीटिंग एक्ट यानी कि राजद्रोह सभा अधिनियम। इस एक्ट के द्वारा क्या किया कि जितनी भी रैलियाँ होती थी या सभाएँ होती थी उन सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया और विभिन्न राष्ट्रवादी नेताओं को विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों के द्वारा उनको जेलों में डाल दिया गया और या जेलों में डाल कर उनको निर्वासित कर दिया गया। जैसे कि पंजाब और उत्तर प्रदेश के जो नेता थे सरदार अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, उनको भी 1911 के बाद रंगून में निर्वासित कर दिया गया। बाल गंगाधर तिलक को 1908 में ही कारावास में डाल दिया गया था। इस तरह से अरविंद घोष जैसे नेताओं ने सक्रिय राजनीति में भाग लेने से ही इनकार कर दिया। बाद में वो सक्रिय राजनीति में नज़र ही नहीं आए। इस प्रकार से अंग्रेजों की दमनकारी नीति के कारण एक तरह से भारतीय राजनीति में शक्ति शून्य उत्पन्न हो गया था, क्योंकि उदारवादियों की जो नीति थी वह संवैधानिक उपायों के आधार पर काम किया करते थे। वे सड़कों पर उतर के अंग्रेजों के खिलाफ इतना रोष नहीं दिखाया करते थे। अतः इन जो भारतीय जनता में जो उनके प्रति रोष, ब्रिटिश हुकूमत के प्रति जो रोष बना हुआ था, जो गुस्सा जाहिर हो रहा था, उसके परिणाम स्वरूप होम रूल आंदोलन में उन लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो होम रूल आंदोलन को करने में जो श्रीमती अनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने बाद में होम रूल आंदोलन का आगाज़ किया, तो उन्होंने इस भारतीय जनता के गुस्से को समेटा और उसके माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। इसी तरह से प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, इसका कारण हम ले लेते हैं। उन्नीस सौ 14 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तब भारतीय राष्ट्रवादियों ने, सभी ने लगभग उदारवादियों, उग्रवादियों और जो भी अलग अलग दल के जो लोग थे, उन्होंने सभी ने अंग्रेज़ों का समर्थन किया और यहाँ तक कहा कि इस घड़ी में, चूँकि अंग्रेज़ों ने एक नारा दिया था कि हम जर्मनी के खिलाफ लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो भारतीयों को जो विचारक थे उनके मन में भी यही बात आई कि ये अच्छी बात है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम भी सहयोग कर सकें। तो 1915 में बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं ने, अन्य दलों ने भी, इसमें महात्मा गांधी आदि, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि ने, सभी ने इंग्लैंड के सरकार का सहयोग किया और जी जान लगाकर भारतीय सैनिकों का हौसला अफजाई किया कि वे इस युद्ध में भाग लेकर लोकतंत्र की रक्षा करें। लेकिन भारतीय राष्ट्रवादियों को इस बात की उम्मीद थी कि जिस लोकतंत्र के लिए इंग्लैंड धुरी राष्ट्रों से लड़ रहा है, उसी लोकतंत्र की रक्षा हम भारतीय लोग भी कर रहे हैं और
हमें उम्मीद है कि इस युद्ध के पश्चात, इस युद्ध के समय या इस युद्ध के दरमियान ब्रिटिश जो शासन है, ब्रिटिश जो सरकार है, हमें भी लोकतंत्र की तरह ही स्वशासन चलाने, स्वराज्य का अधिकार देगी। परंतु युद्ध के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने लोकतंत्र देने या औपनिवेशिक स्वराज्य देने के बारे में कुछ भी नहीं कहा। इससे भारतीय जनता में काफ़ी रोष उत्पन्न हुआ और उनका ये मानना था कि इसके वजह से भारतीय लोग, जिन्होंने जी जान लगाकर अंग्रेज़ों का समर्थन किया, भारतीय लोगों ने शहर शहर घूम के ब्रिटिश सरकार के प्रथम युद्ध में जो भाग ले रहे थे उस पर सहयोग देने की मांग की, सैनिकों की भर्तियां करवाई। जब उनको लास्ट में मालूम हुआ कि अंग्रेज़ तो इस मामले में चुप ही है कि उस स्वशासन या स्वराज्य दे सके, ज़्यादा कुछ तो नहीं मांग रहे थे कि अन्य उपनिवेशों की तरह ही भारत में भी स्वशासन दिया जाए, उनकी भागीदारी बढ़ाई जाए, जिससे कि लोगों में एक राजनीतिक जागरूकता बढ़े और देश के प्रति वे कुछ कर सकें। अतः जब ये अंग्रेज कुछ नहीं कर पाए तो भारतीय लोगों में इसके प्रति गुस्सा आता। इसी तरह से उदारवादियों उग्रवादियों में एकता स्थापित हुई। चौथा कारण उदारवादियों एवं उग्रवादियों में एकता। 1914 में जब बाल गंगाधर तिलक लौटकर वापस पूना आए तो वे फिर से राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गए। परंतु 1907 के बाद से ही कांग्रेसी गुट पर उदारवादियों का ही वर्चस्व रहा। अतः बहुत सारे उदारवादी, जिनमें गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता जैसे वयोवृद्ध नेता, ये नहीं चाहते थे कि उग्रवादी विचारधारा के लोग वापस कांग्रेस में सम्मिलित हुए। परंतु श्रीमती एनी बेसेंट ने पुरजोर कोशिश की कि इन दोनों विचारधाराओं के लोगों को मिलाया जाए ताकि एक राजनीतिक संगठन में एकता स्थापित हो सके और वे अंग्रेज़ों से अपने अधिकारों की मांग कर सके। अतः दिसंबर 1915 में श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयत्नों से कांग्रेस के संविधान में कुछ संशोधन करके उदारवादियों एवं उग्रवादियों के मध्य पुनः मेल करवा दिया गया, पुनः समझौता करवा दिया गया। इससे पहले 1914 से ये मांग चल रही थी, परंतु जब तक दिसंबर 1915 से पहले गोपाल कृष्ण गोखले फरवरी 1915 में उनका देहांत हो जाता है, सितंबर 1915 तक फिरोज शाह मेहता का भी देहांत हो जाता है। अतः अब ऐसे कोई नेता नहीं थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दादाभाई नौरोजी काफ़ी वयोवृद्ध हो चुके थे, वे अब सक्रिय राजनीति में इतने सक्रिय राजनीति में नहीं थे। अतः श्रीमती बेसेंट के सामने एक आसान रास्ता था। उन्होंने जैसे तैसे करके उग्रवादियों दलों में, दोनों दलों में समझौता करवा दिया, जिससे कि भारतीय राजनीति को एक संगठित संस्था मिल सके और वे अंग्रेजों से अपने अधिकारों की मांग कर सके। अब कांग्रेसी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार से मांग की कि सरकार ये घोषणा करे कि युद्ध के पश्चात भारत में वैसे ही सरकार स्थापित कर दी जाएगी जैसे कि अन्य उपनिवेशों में स्थापित की जाएगी। जब युद्ध चल रहा था तब कांग्रेस ने उनसे मांग की कि ब्रिटिश सरकार को अब भारत में भी वैसी ही सरकारें स्थापित करनी चाहिए जो अन्य उपनिवेशों में स्थापित कर रखी है। जैसे आइलैंड वगैरह के उपनिवेश थे, वहाँ के लोगों को स्वशासन स्वराज्य का अधिकार दिया गया था, तो वैसे ही अधिकार भारतीय लोगों को भी दिया जाए। अतः इस मांग को उन्होंने पुरजोर तरीके से उठाना शुरू कर दिया। जब अंग्रेजों ने बातें को नहीं मांगा तो आंदोलन शुरू हो गया। इस प्रकार से कुछ कारण थे होम रूल आंदोलन को शुरू करने में, जिसमें श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक दोनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस आंदोलन को पुरजोर तरीके से पूरे भारत में फैलाने के लिए और अंग्रेजों पर पूरी तरह से दबाव डालने के लिए। अब आइए कि होम रूल जो लीग थी, होम रूल आंदोलन जिस लीग के माध्यम से चला, उसकी स्थापना कैसे हुई, उस पर भी थोड़ा सा हम प्रकाश डाल देते हैं। एनी बेसेंट, चूँकि मैंने आपको बताया कि आयरलैंड के लेने वाले थे और आयरलैंड में उस समय एक आंदोलन चल रहा था होम रूल लीग के। आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना हो चुकी थी और वहाँ पर ये आंदोलन चल रहा था। इसके वजह से जो आयरिश नेता थे उस समय रेडमोंड, उनके नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा था। एनी बेसेंट इनसे काफ़ी प्रभावित थी और 1914 से पहले वे कई बार इंग्लैंड भी गई
और इंग्लैंड में भी ऐसा कुछ करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन वहाँ उनको सफलता नहीं मिली। तत्पश्चात वे भारत लौटी और 1914 के बाद से भारत में सक्रिय हो गई ताकि भारतीयों को भी स्वशासन स्वराज्य दिया जाए। क्योंकि श्रीमती एनी बेसेंट की भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में अगाध आस्था थी और इस संस्कृति से वे काफ़ी प्रभावित थी, अतः वे भारत में भी स्वराज्य स्वशासन स्थापित करना चाहती थी। उनका मॉडल था आयरिश जो नेता रेडमोंड के द्वारा आयरलैंड में जो होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था, उसी तरह का आंदोलन में भारत में भी शुरू करना चाहती थी। इसी संदर्भ में पट्टाभी सीतारामैया ने कुछ कहा है, आइए उन्होंने क्या कहा है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उन्होंने लिखा था कि ये थी दशा 1911 ईस्वी में भारत की, जिसकी पुकार पर कोई ध्यान नहीं देता था और जिसे अपने लिए एक नेता ढूंढने की आवश्यकता थी। यानी कि 1911 तक भारत की स्थिति ऐसी थी जहाँ कोई नेता ही नज़र नहीं आ रहा था। तो ऐसी अवस्था में श्रीमती एनी बेसेंट को मौका अच्छा मिला और उन्होंने इस आंदोलन को अपने हाथ में लेने की कोशिश की और इसमें वह काफ़ी हद तक सफल भी रही। ठीक ऐसे समय में ही श्रीमती एनी बेसेंट ने यह आंदोलन अपने हाथ में लिया। एनी बेसेंट उस समय थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष थी और होम रूल आंदोलन जब शुरू किया तो उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की विभिन्न शाखाओं को होम रूल आंदोलन का नेतृत्व के लिए आगे कर दिया और उन्हीं शाखाओं के माध्यम से ये आंदोलन पूरे भारत में चलता रहा। मैंने जैसे आपको बताया कि आयरिश जो विद्वान थे, आयरिश जो नेता थे, नेत्री थी रेडमोंड, उसके नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया गया था। तो भारत में भी वे उससे ही प्रभावित होकर ये आंदोलन शुरू करना चाहती थी। अब कुछ विद्वानों का ये भी मानना है, विशेषकर इतिहासकार जकरिया ने लिखा है कि एनी बेसेंट भारत में होम रूल आंदोलन इसलिए शुरू करना चाहती थी कि जनता और सरकार के मध्य एक सामंजस्य स्थापित कर सके। तो डॉक्टर जकारिया ने लिखा है कि एनी बेसेंट की योजना थी कि उग्रवादी राष्ट्रीय शक्तियों को क्रांतिकारियों के साथ इकट्ठा होने से रोका जाए ताकि वे भारतीयों को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज्य दिलवाकर संतुष्ट रख सके। यानी कि उनका ये मानना था कि एनी बेसेंट का जो उद्देश्य था वो ये था कि जो उग्रवादी संगठन उस समय तेज़ी से बढ़ रहा था और कई लोगों ने क्रांतिकारी के गतिविधियों के कारण ब्रिटिश हुकूमत को काफ़ी परेशान किया, तो उस चीज़ को वो रोकना चाहती थी और स्वराज्य अथवा स्वशासन के माध्यम से भारतीयों को वे शांत करना चाहती थी। ये उनकी मंशा थी। अपने उद्देश्यों के प्रचारार्थ उसने 2 जनवरी 1914 में समाचार पत्र कॉमनवेल्थ का प्रचार निकाला, जो अंग्रेजी में निकलता था और साप्ताहिक समाचार पत्र था। उसके माध्यम से उसने स्वराज्य स्वशासन का प्रचार प्रसार किया। इसके बाद उसने मद्रास स्टैंडर्ड को खरीदा और उसके पश्चात उसको न्यू इंडिया का नाम देकर उस समाचार पत्र के माध्यम से भी उन्होंने भारत में स्वराज्य स्वशासन होम रूल आंदोलन के लिए अपना प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। इन समाचार पत्रों कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के माध्यम से श्रीमती एनी बेसेंट ने अपना प्रचार प्रसार भारतीय जनता में करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने उद्देश्य को कॉमनवेल्थ में के प्रथम अंक में लिखा भी था कि राजनीतिक सुधारों से हमारा अभिप्राय ग्राम पंचायतों से लेकर जिला बोर्डों, नगर पालिकाओं, प्रांतीय विधानसभाओं, राष्ट्रीय संसद तक स्वराज्य को कायम करना है। इन सब संख्याओं में वैसा ही स्वराज्य मिलना चाहिए, इन सभी संस्थाओं में वैसा ही स्वराज्य मिलना चाहिए जैसा ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य उपनिवेशों को मिला हुआ है। तो उन्होंने अपना उद्देश्य अपने समाचार पत्र में स्पष्ट कर दिया था कि हमें स्वशासन, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, जिला बोर्ड हो, नगर पालिकाओं, प्रांतीय सभाओं, विधानसभाओं, केंद्रीय विधानसभाओं, राष्ट्रीय संसद हो, या ब्रिटेन में भी जो संसद थी वहाँ पर भी कुछ उपनिवेश जो लोग थे उनको भी वहाँ पर जगह दी जाती थी, वैसा ही स्वशासन भारतीय लोगों को भी दी जाए, यही मांग श्रीमती एनी बेसेंट की थी। अतः एनी बेसेंट ने पूरी तैयारियां कर ली थी और उन्होंने कांग्रेस के सामने कई प्रस्ताव भी रखे थे कि होम रूल लीग बनाई जाए, परंतु इससे पहले ही बाल गंगाधर रिहा हो चुके थे और बाल गंगाधर ने मध्य भारत और बम्बई के राष्ट्रवादियों के साथ मिलकर अप्रैल 1916 में
इंडियन होम रूल लीग की स्थापना कर दी थी। यानी कि इंडियन होम रूल लीग की सबसे पहले स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने 18 अप्रैल 1916 में ही कर दी थी, जबकि श्रीमती एनी बेसेंट ने कांग्रेस की संस्था के माध्यम से स्थापित करना चाहते थे, लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के पश्चात भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया सही तरीके से। तब श्रीमती एनी बेसेंट ने स्वयं अपने स्तर पर सितंबर 1916 तक मद्रास में होम रूल लीग की उन्होंने स्थापना कर दी थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि होम रूल लीग की सबसे पहले स्थापना बाल गंगाधर ने की थी अप्रैल 1916 में। तत्पश्चात सितंबर 1916 में ये श्रीमती एनी बेसेंट ने मद्रास में अपनी होम रूल लीग की स्थापना कर दी थी। परंतु दोनों श्रीमती एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक से अत्यंत प्रभावित भी थी और उनके विचारों को वे आदर की दृष्टि से देखती थी। दोनों के मध्य अच्छा सामंजस्य था, तो दोनों ने मिलकर होम रूल आंदोलन को पूरे देश में प्रचार करने के लिए अपना आंदोलन शुरू कर दिया। मध्य भारत और बम्बई के आसपास के इलाकों में तिलक वाली होम रूल लीग काफ़ी मजबूती से काम कर रही थी, जबकि पूरे भारत में स्थान पर जगह जगह घूम कर श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया और इसके माध्यम से देशवासियों को स्वशासन के प्रति जागरूक किया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सबसे पहले होम रूल लीग तिलक ने स्टार्ट की थी और तत्पश्चात श्रीमती एनी बेसेंट ने, बाद में दोनों ने मिलकर भारत में इसका कार्य किया था। आइए हम होम रूल लीग के अब स्थापना के पश्चात हम देखते हैं होम रूल लीग के जो उद्देश्य थे, होम रूल जो आंदोलन हो उसके क्या उद्देश्य थे, उसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हालांकि होम रूल जो आंदोलन है वह हिंदू राष्ट्रवाद से प्रभावित था और एनी बेसेंट वैधानिक और शांतिपूर्ण तरीकों से भारत में स्वशासन की स्थापना करना चाहती थी। ये जो राष्ट्रवाद था वह हिंदू राष्ट्रवाद से ज़्यादा प्रभावित था, आंदोलन ज़्यादा प्रभावित था, लेकिन श्रीमती एनी बेसेंट वैधानिक और शांतिपूर्ण तरीकों से क्या करना चाहती थी, इस आंदोलन का प्रचार प्रसार वे करना चाहती थी और इस आंदोलन के माध्यम से वे भारत में स्वशासन की स्थापना करना चाहती थी। इसके कुछ उद्देश्य थे, जैसे कि भारतीयों को शीघ्र स्वशासन प्रदान किया जाए। इसका एक प्रमुख उद्देश्य था कि अब समय आ गया है कि भारतीयों के गुस्से को शांत करने के लिए या भारतीयों की कुछ मांगों को माना जाए और भारतीयों को युद्धोपरांत स्वशासन प्रदान किया जाए। ये पहला उनका उद्देश्य था। इसी तरह दूसरा उद्देश्य था शिक्षा नीति में परिवर्तन किया जाए, एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया जाए, राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालयों का निर्माण किया जाए, उसके माध्यम से भावी पीढ़ी को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिया जाए। ये इसका दूसरा उद्देश्य था। इसी उद्देश्य के आधार पर श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो कालांतर में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। तो शिक्षा नीति में परिवर्तन भी चाहते थे, शिक्षा को बढ़ावा भी वे देना चाहते थे, इस आंदोलन का दूसरा उद्देश्य था। इसी तरह से सामाजिक सुधार करना भी इस आंदोलन का एक मुख्य उद्देश्य था। विभिन्न कुरीतियाँ जो समाज में प्रचलित थी उनको रोकना था और इस आंदोलन के माध्यम से रचनात्मक कार्य करते हुए विभिन्न बुराइयों को दूर करते हुए सामाजिक सुधार करना ही होम रूल आंदोलन का एक उद्देश्य था। इसी तरह से देश की आर्थिक उन्नति का विकास और आर्थिक उन्नति करे, इसके लिए प्रयत्न अलग अलग स्तरों पर प्रयत्न किया जाए। होम रूल आंदोलन का ये भी एक उद्देश्य था कि देश की आर्थिक स्थिति भी सुधारा जाए। इस प्रकार से 4 या 5 उनके उद्देश्य थे मुख्य रूप से, जो होम रूल आंदोलन को प्रचारित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। आइए अब होम रूल आंदोलन के उद्देश्यों के पश्चात हम बात करते हैं होम रूल आंदोलन का आरंभ एवं इसकी प्रगति कैसी रही। देश में होम रूल आंदोलन का आरंभ कैसे हुआ और इसकी प्रगति कैसी रही। सबसे पहले श्रीमती एनी बेसेंट ने जो काम किया वह लखनऊ अधिवेशन में तिलक और एनी आंदोलन को संयुक्त रूप से चलाया और उदारवादियों उग्रवादियों जो विचारधारा के लोग थे उनका समझौता करवाया, ताकि संगठित होकर हम ब्रिटिश सरकार से क्या कर सके, स्वशासन की मांग कर सके, स्वराज्य की मांग कर सके। इसका काम सबसे पहले उन्होंने किया। इसी तरह से जो उस समय चूँकि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो बहुत सारे भारतीय राष्ट्रवादी ये चाह रहे थे, जो अंग्रेज़ों का सहयोग कर रहे थे, सभी लगभग सहयोग कर रहे थे
बहुत सारे दल भी अंग्रेज़ों का सहयोग कर रहे थे कि ऐसी परिस्थिति में जिस समय विश्व युद्ध से इंग्लैंड जूझ रहा है और हम भी लोकतंत्र, चूँकि वो लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है और तानाशाही शक्तियों के विरुद्ध लड़ रहे हैं, तो इसलिए हमें भारतीय लोगों को उनका साथ देना चाहिए। गांधी जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि विद्वानों का यही मानना था। अतः उनका ये भी कहना था इन राष्ट्रवादियों का कि इस समय ये अच्छा मौका नहीं है कि हम इंग्लैंड की सरकार को परेशान करें और इस मौके का फ़ायदा उठाएं। इस परेशानी में हम मौका देखें कि हम अंग्रेज़ों से कुछ मांग कर सकें। परंतु श्रीमती एनी बेसेंट का सीधा मानना था कि इंग्लैंड में भी युद्ध काल में बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियां चल रही है। तब इंग्लैंड में राजनीतिक गतिविधियां चल रही है तो भारत में इस तरह की राजनीतिक गतिविधियां करके हम उनसे मांगे क्यों नहीं मांग सकते, क्योंकि इंग्लैंड में भी तो वहाँ तो युद्ध चल ही रहा था, वहाँ के लोग भी तो राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले रहे थे और उस दौरान वहाँ चुनाव भी हो रहे थे। तो इस समय हम भारत के निवासी अंग्रेज़ों से क्यों नहीं मांग कर सकते। तो ये श्रीमती एनी बेसेंट का उन उदारवादियों को जवाब था जो उनसे वे घृणा किया करते थे। क्यों किया करते थे? क्योंकि वे उग्रवादी विचारों को ज़्यादा प्रचारित कर रही थी, उनसे ज़्यादा प्रभावित थी, इसलिए उदारवादी दल उनसे ज़्यादा चिढ़ा करता था। इसी तरह से उनकी जो मांगे थी उनमें को पूरा करने के लिए अंग्रेज़ों के पास निरंतर दबाव बन रहा था। दूसरी तरह से बाल गंगाधर तिलक भी मजबूती से अपना प्रचार प्रसार होम रूल आंदोलन के माध्यम से कर रहे थे ताकि जल्द से जल्द भारत को स्वशासन प्राप्त हो सके। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने लिखा है कि तिलक ने लोकमान्य का विशेष नाम अर्जित किया और वे भगवान की तरह पूजे जाने लगे और वे जहाँ भी गए लोगों ने उनके शाही तरीके से उनका स्वागत किया। मतलब होम रूल आंदोलन की वजह से उनको लोकमान्य तिलक कहा जाने लगा, उनके भगवान की तरह उनको पूजा जाने लगा और उनका हर जगह स्वागत किया जाने लगा। इसलिए उनको हौसला मिला और इसके वजह से उन्होंने अपने आंदोलन को तेज करना शुरू कर दिया। इसी समय चूँकि एनी बेसेंट और तिलक दोनों ही साथ मिलकर काम कर रहे थे तो लगभग 14,000 के लगभग उनके सदस्य बन गए, बहुत सारा चंदा इकट्ठा होने लग गया। इसके माध्यम से उन्होंने अपने आंदोलन को और भी तेज कर दिया। इसी समय बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग भी उनके साथ हो गए, बहुत सारे संप्रदाय के लोग भी उनके साथ हो गए ताकि भारत में एक स्वशासन के प्राप्त हो सके। कार्य उनका बहुत सारा प्रगति पे था और उनकी मांगे भी अंग्रेज़ों ने मांगों पर विचार भी कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज उनकी मांगों को आश्वासन ही दे रहे थे कि उनकी मांग माननी है या नहीं माननी है। अंत में बाद में अंग्रेज़ों ने जब तत्कालीन भारत के जो गृह सचिव थे मॉन्टेग्यू बनकर आए, उन्होंने 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा की जिसके माध्यम से उन भारतीयों को कुछ नया देने का उन्होंने वादा किया। इसी तरह से तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री एस्क्विथ भी नए दृष्टिकोण, भारत के लिए एक नया दृष्टिकोण लेके आए कि भारतीयों को कुछ ना कुछ दिया जाएगा, क्योंकि वह उस समय प्रथम विश्व युद्ध का दबाव था उनके ऊपर, तो उन्होंने आश्वासन देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने आंदोलन को दमन करने का भी काम किया। 1917 तक बात करें तो होम रूल आंदोलन अपनी लोकप्रियता के चरम पर पहुंच चुका था। सरकार ने अब होम रूल आंदोलन को दबाने के लिए काम भी करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले उन्होंने श्रीमती एनी बेसेंट का जो समाचार पत्र है न्यू इंडिया को चालू करने के लिए लगभग 20,000 रुपये की ज़मानत देने को कहा। जब ये ज़मानत नहीं दी गई तो क्या किया कि इस समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया, इस समाचार पत्र को जब्त कर लिया। वहीं तिलक से भी 10,000 के बॉन्ड भरवाए गए और ज़मानतें ली गई। 20,000 रुपये का उनका बॉन्ड भरवाया गया और 10,000 रुपये की उनसे ज़मानतें ली गई कि ये सरकार के खिलाफ़ कोई कार्य नहीं करेगा। उनका पंजाब व दिल्ली में प्रवेश भी प्रतिबंध लगा दिया गया, वो पंजाब और दिल्ली भी नहीं आ जा सकते थे। इस तरह से अंग्रेज़ इस होम रूल आंदोलन से काफ़ी डरे हुए थे और हर तरीके से क्या करना चाहते थे, इसको दबाना चाहते थे। मद्रास सरकार के आश्वासन पर तत्कालीन वायसराय चेम्सफोर्ड ने एनी बेसेंट और उसके कुछ सहयोगियों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया। हालांकि 1917 तक एनी बेसेंट की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ चुकी थी और उनको क्या किया, उन्होंने जेल से रिहा कर दिया, उनका जेल से रिहा कर दिया। इसके पश्चात
चूँकि उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी थी श्रीमती एनी बेसेंट की कि अब वह देश में काफ़ी लोकप्रिय हो चुकी थी। 1917 में उनको कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना दिया गया था। इस प्रकार से 1917 तक होम रूल आंदोलन अपने चरम पर पहुंच चुका था। परंतु जैसे ही मॉन्टेग्यू की घोषणा जारी हुई 1917 में, 20 अगस्त 1917 में, इसके पश्चात होम रूल आंदोलन श्रीमती एनी बेसेंट ने वापस ले लिया और वे सहमत थी कि अब इंग्लैंड सरकार उनके लिए काफ़ी कुछ करना चाहती है और स्वशासन की उन्होंने जो बात कही है वह मानने के लिए वे तैयार हो चुके थे। 20 अगस्त 1917 की घोषणा से ब्रिटिश सरकार की नीति धीरे धीरे भारत में स्वशासन स्थापित करने की ओर बढ़ने लगी। इससे श्रीमती एनी बेसेंट उनसे सहमत भी रही। इसी घोषणा के बाद एनी बेसेंट ने आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। तिलक का आंदोलन भी धीरे धीरे समाप्त हो गया, क्षीण पड़ने लग गया। मॉन्टेग्यू की घोषणा द्वारा लखनऊ समझौते में दरार पैदा होने का प्रयास होने लग गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने अपनी नीति के माध्यम से, हालांकि 1917 तक वो काफ़ी दबाव में भी थे, इस आंदोलन का काफ़ी प्रभाव भी उनके ऊपर पड़ा और इसके द्वारा उन्होंने अपना कार्य करना भी शुरू कर दिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने होम रूल आंदोलन के माध्यम से भारतीय राजनीति को किस तरह प्रभावित किया और स्वशासन की मांग को लेकर अपनी मांगें उठाई। हालांकि 1917 के बाद उनका आंदोलन क्षीण पड़ गया और उन्होंने स्वशासन का वादा दिया, अंग्रेजों की बात उन्होंने मानना शुरू कर दिया। होम रूल आंदोलन का भारतीय इतिहास में क्या महत्व रहा है, इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं। वैसे होम रूल आंदोलन अपने उद्देश्यों में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, परंतु भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में इसका अपना अलग महत्व है। जैसे कि इस आंदोलन ने सिद्ध कर दिया कि मांगों तथा प्रार्थनाओं पत्रों से कोई भी राजनीतिक सुधार आसानी से नहीं किया जा सकता, उसके लिए ज़मीन पर आकर लड़ना ही पड़ेगा और त्याग और बलिदान के द्वारा ही हम अंग्रेज़ों से अपनी बातों को मनवा सकते हैं। इसी तरह दूसरा, स्वाधीनता संघर्ष में देश के समूचे साधनों का योगदान होना बहुत ज़रूरी है। देश के समूचे साधनों के माध्यम से अपनी बातों को हम रख सकते हैं। इसी तरह से इस आंदोलन ने कांग्रेस के उदारवादियों को राष्ट्रीय रंगमंच के पार्श्व में फेंक दिया। एक तरह से उनकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। इसी आधार पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपना एक अलग अखिल भारतीय राष्ट्रीय उद्धार संघ का नामक पृथक दल भी बना लिया था। एनी बेसेंट के सहयोग से पुनः तिलक भारतीय राष्ट्रीय राजनीति के रंगमंच पर छा गए थे। इस आंदोलन का ये भी महत्व है कि बाल गंगाधर तिलक एनी बेसेंट की सहायता से पुनः भारतीय रंगमंच के पर छा गए थे। इस आंदोलन का महत्व इस बात में भी है कि ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीति में कई परिवर्तन किए और मॉन्टेग्यू को अपना घोषणा पत्र जारी करना पड़ा। इस आंदोलन का प्रभाव विदेशों में भी पड़ा। इंग्लैंड और अमेरिका के राजनीतिक विशेषज्ञों ने इस आंदोलन की काफ़ी प्रशंसा की। इसी आंदोलन इंग्लैंड की जो प्रमुख पार्टियों में से एक मजदूर दल ने भी अपने बर्मिंघम जो अधिवेशन है वहाँ पर इस आंदोलन का समर्थन किया था कि भारत को स्वशासन प्रदान किया जाना चाहिए। इस आंदोलन का एक महत्व यह भी रहा कि सरकार के दमन चक्र को भी इस आंदोलन के सामने झुकना पड़ा। सरकार ने बहुत दमन किया, लेकिन फिर भी अंत में उनको स्वशासन की बात को मानना पड़ा कि हम स्वशासन भारत को देंगे। इस आंदोलन का श्रीमती एनी बेसेंट के चरित्र पर भी काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा। एक आयरिश लेडी थी, लेकिन इस आंदोलन के पश्चात एक तरह से भारतीय नारी बन गई और उसका भारतीय राजनीति में काफ़ी महत्व बढ़ गया। 3 वर्षों तक 1914 से 1917 तक के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक छत्र वे छाई रही। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थी। तो इस आंदोलन का प्रभाव उनके जीवन पर भी काफ़ी पड़ा। इसी तरह से भारत में जिस समय उचित नेतृत्व का अभाव था, उस समय एनी बेसेंट और तिलक ने समय की मांग को पहचान कर इस आंदोलन में भारतीयों को झकझोर दिया ताकि भारतीय आंदोलन के लिए प्रेरित हो सके और आने वाले समय में भी अंग्रेजों के सामने वे संघर्ष कर सके। इस प्रकार से होम रूल आंदोलन का इतिहास में अपना अलग महत्व है। भारतीय राजनीति को उन्होंने कई प्रकार से प्रभावित किया। हालांकि 1917 के बाद श्रीमती एनी बेसेंट ब्रिटिश हुकूमत से काफ़ी सहमति जताने लग गई। यहाँ तक कि रॉलेट एक्ट का भी उन्होंने समर्थन किया। गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन किया उसका भी विरोध किया था। इस प्रकार से बाद में वे अंग्रेज़ों की नीतियों से
सहमति रखने लगी। और बाद में जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो नेतृत्व है असहयोग आंदोलन के पश्चात असहयोग आंदोलन से महात्मा गांधी ने अपने हाथों में लिया। 1947 में देश जाकर आज़ाद हुआ। इस प्रकार से आज हमने स्वदेशी होम रूल आंदोलन के बारे में थोड़ा सा चर्चा की। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगली क्लास में अन्य टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होती है। धन्यवाद।